मेरा नाम कौशल्या है। मैं दिल्ली शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुज़रे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे दोनों बेटों पर ही हैं। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति-रिवाज़ों के साथ मेरे बड़े बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, ये काम वाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वो काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो भी मुझे पता चला कि वो तो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वो काम वाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वे हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि माँ, ये लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों की बहुत से मेरे बड़े बेटे नवीन ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। ये वो मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था, वो मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे नवीन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा नवीन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे नवीन की शादी कराना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त घर आए तो मुझसे ज़िद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाइए। मैंने खाना ख़त्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को तुम, क्योंकि तुम्हारे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा नवीन गुस्से से आग बबूला हो गया और चेक कर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा उससे अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन गुस्सा होगा, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और चीख कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी रचना से करवाएंगे या नहीं। रचना उस लड़की का नाम है जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी और मैंने उसे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वो बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वो लड़की मुझे बहुत सीधी-सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिलों में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली मेरे सामने होती और उस काम वाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। काम वाली की ये बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि ये काम वाली बहुत अच्छी है और इसके हर छोटे बड़े काम यही संभालती थी और ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग-अलग जवाब दिया और ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ भी हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की वाली ने बहुत हाथ बटाया था क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए सारी तैयारियां भी उन्हें दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा
लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा पंकज हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपनी कामवाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपनी कामवाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। ये बात तो पहले दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। ये बात भी अजीब ही थी कि वो दहेज में भी उस कामवाली को अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस कामवाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वो कामवाली लग ही नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बंधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब उन्हें मैं कैसे बताती कि ये बनी-ढनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है। तो मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अब ये सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि ये लड़की कोई और नहीं एक कामवाली है तो वो क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वो बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली कामवाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया था। जब शादी के बाद हम बारात लेकर पहुँचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, ये काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा चाहें इसे अपना काम लेना या आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि ये बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस कामवाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई हैं, तो मैं इनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि ये आराम कर सकें। जब वो काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि वो बेचारी गरीब ज़रूर है लेकिन वो एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस कामवाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो इसीलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो कामवाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस कामवाली की खूबसूरती देखकर तो मैं चौंक गई। बहुत ज़्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपना चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस कामवाली को आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस कामवाली पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसने कैसे भाग्य पाया है। एक तो कामवाली, ऊपर से गूंगी। खैर, वो कामवाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरा बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वो मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। कुछ तो वो भी बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भी वो कामवाली उसके सामने से जाती है तो वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बेचारी तेज़ तेज़ कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छिप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार चिढ़ाता है। कामवाली रोज रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस कामवाली के आने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उस कामवाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा ये कहकर चिढ़ाता था कि माँ, ये मुंह तो ऐसे ढककर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसीलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वो काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी थी। वो बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त हैं,
मेरे घर पर आई थी, तब भी मेरी कामवाली उनके सामने घूंघट में ही आई। तो उस कामवाली के जाने के बाद मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कामवाली घूंघट करके क्यों काम करती है? तो मैंने उनसे कहा कि ये एक बहुत ही शरीफ घर से है। इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इस सब बात पर मेरी दोस्त ने मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या? हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत, ये लड़की आज के टाइम में ऐसा नहीं रहती हैं, औरतों से पर्दा नहीं करती हैं। तुम इस कामवाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब मुझे वो सीधी सादी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक्य याद आने लगे जिस पर मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई, और उन सब बातों को मैंने अपने काम का वहम मानकर भुला दिया था। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बहू ने इस काम वाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और मेरे बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे में से मेरी बहू की आवाज़ के अलावा भी किसी और औरत के हंसने बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस कामवाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर ये सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज़ आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वो काम वाली तो बोल ही नहीं सकती, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई होगी। उस कामवाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वो आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब ये काम वाली घर से बाहर जा रही थी, तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। ये तो घर में इतना घूंघट करके रहती है, अब क्या बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है? शाम को जब कामवाली घर लौटकर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये काम वाली हमारे घर आई है। खैर, ये बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा, क्योंकि वो जो बिना घूंघट के गई थी, उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा रखी थी। कि मैंने उस काम वाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के क्यों कहीं थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर काम वाली ने ना में सर हिलाया और एक कागज़ पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने मास्क लगा के रखा था। मुझे तब भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दोस्त ने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने पर्स में से मास्क निकाल कर मुझे दिखाया, तो जब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि ये कामवाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन अब मेरी दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इस कामवाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो। ये बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वो तुम्हारे
लिए गैर मर्द हैं, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर काम वाली बहुत ज़्यादा घबरा गई और नाम में सर हिलाकर पीछे हटने लगी और उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं उस कामवाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वो कामवाली तेज तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, ये क्या हुआ माँ, आप इस काम वाली के पीछे क्यों भाग रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस काम वाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस काम वाली का चेहरा देखने की ज़िद नहीं करेंगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि इस कामवाली के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस कामवाली से कहो कि ये मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफ़ा दफ़ा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि ये आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि ये इस घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि ये मेरे काम वाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती हैं मेरी काम वाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू के इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि क्यों मेरी बहू एक काम वाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूमने वाली नज़रों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि ये आप सास बहू और इस काम वाले का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और इस काम वाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी काम वाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना, ये भाभी मुझे नए कारोबार करवाने में मदद करने वाली हैं। आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांग कर आइए। अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू काम वाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी काम वाली से भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, कि बस कुछ दिन की ही बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इस कामवाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वो काम वाली आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी काम वाली को गले से नहीं लगा सकती और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है, फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस काम वाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वो काम वाली ज़्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और उस काम वाली को मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी ये सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज़ ही उस काम वाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती थी और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती थीं। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था।
एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उससे कहना कि वो मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता था। मेरी बात सुनकर वो उस कामवाली के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे की चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तेज़ी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई। जब मैं पहुंची तो मैंने वहां जो नज़ारा देखा, उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस कामवाली का बाजू पकड़कर रखा था और दूसरे हाथ से वो कामवाली अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने इस कामवाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, इसीलिए पकड़ा है ताकि ये भाग ना जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने, तो मैंने देखा कि ये अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ? कि इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी कामवाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती उस कामवाली का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उस कामवाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इससे पहले भी कहीं इसे देखा था। जहाँ ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मुझे याद आया कि ये तो वही है, 6 मासूम लड़कियों की कातिल जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपनी 7 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि वो लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने जलन और दुश्मनी में अपनी 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि ये कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्यों, पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे भी जानते थे कि ये लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस कामवाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खौफनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी दोस्त माया को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरी दोस्त माया को वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि अजीब पागल सा है, और सच में वो लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वो सब लोगों के सामने माया को प्रपोज करने लगा। माया के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। इसी बात पर माया ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया।
कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इस बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल में लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वो लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस वाक्य के कुछ ही दिन के बाद हम सभी दोस्त थे माया के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि माया के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। हमारी एक दोस्त माया के कमरे में देखने गई तो वो लड़का चाकू से माया को मार रहा था। वो डरकर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक करके मेरी 7 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ खिड़की से कूद गई। तेज़ी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छिप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरी सभी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वो आप मुझे भी ना मार दे। लेकिन वो लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरी सारी दोस्तों के कातिल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन ने मुझे अपनी कामवाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था। इसीलिए मुझे अपना चेहरा छिपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिनों में ही ये सारे सबूत मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई और यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वो सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीने से जमा किए थे और ये सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह रही थी जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वो जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वो न्यूज़ चैनल में दे दिए और वो लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्ज़ाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई से जी रही थी। सब लोग उसे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़के को पुलिस के गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था। इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।